आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैंने रिकनेक्ट किया था। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से जो हमने आपको पूर्व सूचित किया था जिस विषय के बारे में कि भारत में सामाजिक और लैंगिक असमानता, आज हमें इस मुद्दे का या इस विषय पे अध्ययन करना है। समानता, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इस लोकतांत्रिक देश की विशेषता क्या है? समानता। मैं आपको एक, ये समानता क्या है इसको समझना जरूरी है कि ये समानता किस तरीके की है। तो इस समानता के संबंध में हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 विस्तृत रूप से इस पे प्रकाश डालता है। उसका एक अंश है जिसे आप लोग सुन लीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। नंबर 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या खा पूर्णता या भाग्यता, राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 का एक अंश था जो कि एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। तो उसी से मैंने आपको ये अंश पढ़ के सुनाया है जो ये बताता है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान की जो एक प्रमुख विशेषता है वो विशेषता समानता है। अब ये समानता हमें राजनीतिक रूप में भी दिखाई पड़ती है। जिस दिन हम मतदान करने जाते हैं, आप लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, उसी लाइन में एक लाइन में महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उसी में अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, सवर्ण होते हैं, दलित होते हैं, एससी होते हैं, ओबीसी होते हैं, एसटी होते हैं, छोटे किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, उसी में शिक्षक होते हैं, उसी में व्यापारी होते हैं, छात्र भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं। लेकिन सभी लोग किस में होते हैं? एक लाइन में होते हैं, किस? अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये क्या है? एक तरीके की, ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक समानता का एक नमूना है। लेकिन अब मैं आपको यहीं पे एक छोटी सी कहानी या छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल से आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। एक कांता नाम की औरत है, वो अपने पड़ोस की एक औरत के साथ में मतदान करने के लिए गई। जब वो मतदान कर रही थी, वो भी अन्य औरतों के साथ में लाइन में लगी हुई थी, जिसमें कई प्रबुद्ध, कई पढ़ी लिखी औरतें थीं, कई टीचर थीं, कई अमीर घरों की थीं। तो उसने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। देखो, जो हमारे शहर के जैन साहब हैं, उनकी पत्नी भी हमारे साथ लाइन में खड़ी हैं। इससे उसको किस चीज का बोध हुआ? समानता का बोध हुआ। लेकिन वो वोट डाल करके अपने घर में आई। जब अपने घर में आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी बीमार है। तो उसने कहा कि अच्छा, हम काम करने के लिए जैन साहब के घर जाते हैं, हम वहां पे अभी घरेलू काम करेंगे उनके, और कुछ रुपए प्राप्त होंगे तो हम उसको तुमको जाकर के डॉक्टर को दिखा लाएंगे। बेटी की तबीयत खराब है लेकिन उसको फिर भी काम पे जाना पड़ता है।
वो काम पे गई, काम पे जाने के बाद में उसने उनके घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन इत्यादि साफ सफाई के काम किए। उसके बाद में उन्होंने उसके पैसे मांगे। जैन साहब की मिसेस ने कहा कि समय से पैसे हर बार ले लेती हो, या समय से पैसे लेने की आदत ना बनाओ। ठीक है, उसने कहा कि बेटी बीमार है, और चूंकि हमारा पास पड़ोस साफ नहीं रहता है, हम गंदी बस्ती में रहते हैं, तो इसलिए हमारी बेटी बार बार बीमार पड़ जाती है। यहाँ पे बात समझिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर वो पैसे ले करके अपनी बेटी को डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पे एक लंबी लाइन होती है, वो इंतजार करती है, जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर को दिखाती है। देखिए, ये एक सामान्य सी कहानी है। हम सामान्य से आदमी हमेशा ही इन तरह की परिस्थितियों से दो चार होते हैं। लेकिन अब आप इस समानता के अधिकार को समझिए कि एक महिला, अगर सारी महिलाएं इस समाज की एक समान है, तो एक को दूसरे के घरों का काम क्यों करना पड़ता है? यानी कि आर्थिक समानता नहीं है। दूसरा प्रश्न यहां पे ये उठता है कि जिसका पास पड़ोस खुद साफ नहीं है, वो दूसरे के घरों को साफ करने के लिए जाता है, और आवश्यकता पड़ने पे अगर उसे उसके मेहनताने या वेतन की आवश्यकता होती है, तो वो भी बिना सवाल जवाब के उसे प्राप्त नहीं होती, और उसे स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए भी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये एक सामान्य सी बात थी, लेकिन ये जो सामान्य सी बात है, ये असमानता को प्रकट करती है कि हमारे समाज में ये जो असमानता है, ये किस रूप से व्याप्त है। अब जब हम सामाजिक असमानता की बात करते हैं, तो ये सामाजिक असमानता हमारे सामने आती है जाति के रूप में, वर्ण व्यवस्था के रूप में, छुआछूत के रूप में, और आर्थिक रूप में। अब देखिए, जाति के रूप में जो असमानता हमारे सामने आ रही है, उससे आप सब लोग थोड़ा बहुत दो चार जरूर हुए होंगे। ठीक है, भारत में सामाजिक और धार्मिक क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। हम लोग विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। हम अपने अपने जातियों और अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। ठीक है, लेकिन हमारी यही जातियां, हम इन्हीं जातियों में और इन्हीं धर्म में असमानता का व्यवहार प्रायः देखने को मिलता है। अब आप पूछेंगे कैसे? जैसे कि पहले के मैं पहले थोड़ा पहले आप लोगों को 20-25 साल पहले के गांव के जो सिस्टम्स थे, उनकी तरफ प्रकाश डालना चाहूँगा कि घर में कभी कभी जो मजदूर वगैरह काम करते थे, तो जैसे कि स्लेब डाली गई। ठीक है, स्लेब डाली गई तो 2 या 3 मजदूर लगाए गए। तो उन मजदूरों को जब खाना देने की बारी आई या चाय देने की बारी आई, तो उनके बर्तन अलग होते थे। अभी भी जो मतलब कि इस तरीके का एक भेदभाव या एक व्यवस्था जो पुराने लोग हैं या अपने धर्म को निष्ठा के साथ मानने वाले हैं, वो इस तरीके की व्यवस्था रखते हैं कि भाई ये विभिन्न जातियों के हिसाब से कि जो हमारे मतलब कि समतुल्य नहीं होगा, उनके बर्तन अलग रखे जाएं, इस तरीके की एक व्यवस्था रखी जाए। ये तो एक आम सी चीज हो गई। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के इलाकों में या समाजों में जब अंतर जातीय या अंतर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जब शादियां हो जाती हैं, या दूसरे धर्म में कोई शादी कर लेता है या दूसरे जात में शादी कर लेता है, तो प्रायः या तो उनकी हत्या हो जाया करती है, या उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है कि अब तुमने एससी में शादी कर ली है ठाकुर होते हुए, तो अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। तो इस तरीके की चीजें इन सामाजिक समस्याओं पे विभिन्न पे आप फिल्मों में आप लोग देखते रहे हैं। ये वही चीजें हैं जिनको कि कभी कभी उभारा गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश में सामाजिक विभिन्नताएं रही हैं, और हमने उन विभिन्नताओं को एक
प्रबुद्ध रूप से यानी कि मैच्योरिटी के रूप से अंगीकार नहीं किया है। जैसे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था रही है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म प्रधान है, ठीक है। वो हमारे कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था का रूप बदल गया। वैदिक रूप से जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी। हमारे वेद ग्रंथ कहते हैं कि जो जन्म से सभी व्यक्ति क्या होते हैं, शूद्र होते हैं। उसके बाद जो विद्या ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मण हो जाते हैं। जो राजनीति और रक्षा और इस तरीके के कामों में, युद्ध संबंधी कामों की ओर अग्रसर होते हैं, जिनमें ओज होता है वो क्षत्रिय हो जाते हैं। जिनमें व्यापार संबंधी निपुणता होती है वो वैश्य हो जाते हैं। और जो अन्य सेवा कार्य करते हैं, अन्य सेवा कार्य, विविध सेवा कार्य, इसकी एक लंबी कैटेगरी है, वो शूद्र हो जाते हैं। लेकिन शूद्र होना किसी भी तरीके की निकृष्टता का सूचक नहीं है। यही वो सेक्टर है जो हमारे समाज को आधार प्रदान करता है। यही वो सेक्टर है जो हमारे समाज को गतिशील करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जमींदारी जब प्रथा थी तो उस जमींदारी प्रथा में इस जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का विशेष रूप से महत्व था। लेकिन जब से जमींदारी प्रथा खत्म की गई है तब से इस व्यवस्था पे भी अंकुश, यानी कि जात के आधार पे, वर्ण के आधार पे, छुआछूत के आधार पे, इन सारी चीजों पे अंकुश लगा है। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से समान नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ धर्म के रूप में किस तरीके की विभिन्नता है, तो 2011 का एक डाटा है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि 79.80 हिंदू रहते हैं, 14.23% मुस्लिम रहते हैं या इस्लाम के मतावलंबी रहते हैं, 2.30 क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, 1.72 सिख धर्म से रिलेटेड, 0.70 बुद्ध और 0.37 जैन, और 0.9% ऐसा है जिनका रिलीजन स्पेसिफाइड नहीं है या जिनको अदर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरीके से हम में क्या पाई जाती है, हमें धार्मिक विभिन्नता भी पाई जाती है। धार्मिक विभिन्नता यानी कि धार्मिक असमानता भी पाई जाती है। धार्मिक असमानता के साथ साथ हमने आपको यह बताया था कि हम में आर्थिक असमानता भी पाई जाती है। हमारे यहाँ ये जो आर्थिक असमानता है यानी कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात, ये मैं 1999-2000 के आधार पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एनएसएस का सर्वेक्षण है 55 राउंड का, तो उसमें यह बताया गया है कि गरीबी रेखा का मतलब समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 327 रुपए, ठीक है। और शहरी का मतलब समझ लीजिए 455 रुपए से कम खर्च करने वाले लोग, यानी कि अब हम वो परसेंटेज आपको बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि 327 रुपए से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कम खर्च करते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 455 रुपए से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति आदमी कम खर्च करता है। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे प्रतिशत है 45.8, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 35.9, अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत है 27, मुसलमान अगड़ी जातियों का प्रतिशत है 26.8, हिंदू अगड़ी जातियों का प्रतिशत है 11.7, ईसाई अगड़ी जातियों का प्रतिशत है 9.6, अन्य अगड़ी जातियों का प्रतिशत है 16। यानी कि इस तरीके से देखिए कि हमारे यहाँ मतलब कि इस प्रतिशत के अंतर्गत बहुत, यानी कि अगड़ी और पिछड़ी दोनों प्रकार की जातियां हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बसर करती हैं। अब इसको शहर के संदर्भ में देखा जाए तो 35.6% अनुसूचित जातियां शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करती हैं। ठीक उसी प्रकार से अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 38.3 है, अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 29.5 है, मुसलमान अगड़ी जातियों का प्रतिशत 34.2 है, हिंदू अगड़ी जातियों का प्रतिशत 9.9 है, ईसाई अगड़ी जातियों का प्रतिशत 5.4 है, ऊंची जाति के सिखों का प्रतिशत 4.9 है, अन्य अगड़ी जातियों का प्रतिशत 2.7 है। यानी कि अगर सभी समूह को मिला दिया जाए तो 27% ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है, और 23.4% शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से निवास कर रही है। यानी कि 27% ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 327 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं और 23.4% ऐसे लोग हैं नगरीय क्षेत्रों में जो 455 रुपए से कम खर्च करते हैं। इस तरीके से आप आर्थिक असमानता के रूप में देख सकते हैं। अभी एक असमानता और होती है जिसे कि आप रंग भेद के नाम से जानते हैं। कुछ दिनों में आपने अमेरिका में इस तरीके का एक मसला सुना होगा। अब ये आपके विषय का एक पक्ष था जो कि संबंधित था सामाजिक असमानता से, जिसके मैंने विभिन्न पॉइंट्स को आप लोगों के समक्ष रखा और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब दूसरी तरफ है लैंगिक असमानता। ये लैंगिक असमानता क्या होती है? लैंगिक असमानता का मतलब आप सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लैंगिक असमानता है क्या। देखिए, पुरुष और स्त्री, ठीक है, मैं यहां पे आदमी और औरत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री क्या है? किसी बच्चे को अगर कुछ आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई बच्चा रेस्पॉन्स दे। पुरुष और स्त्री क्या है? एक सामान्य सा सवाल है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल क्या है? लिंग क्या है? आप लोग कहीं कहीं भरते होंगे ना, कहीं कहीं आप लोग एक वर्ड आप लोग सेक्स सुनते होंगे कि मेल है या फीमेल है, एक आप लोग लिंग सुनते होंगे। देखिए, जब आप लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहां पे जेंडर शब्द आया है इंग्लिश में, तो वो समझ लीजिएगा ये जो जेंडर है ये सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, ठीक है। ये हमारे समाज के अनुसार कुछ पुरुषोचित और कुछ स्त्रियोचित कार्य एवं व्यवहार निर्धारित किए गए हैं, उनको परिभाषित करता है। जबकि जो सेक्स शब्द है वो जैविक और बायोलॉजिकल है, जो कि हमारी शारीरिक बनावट के आधार पे हमें पुरुष या औरत डिक्लेयर करता है, ठीक है। इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां पे जेंडर आता है तो जेंडर का मतलब होता है एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द, ठीक है। और लिंग असमानता को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, क्योंकि समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जात वर्ग के रूप में माना जाता है। वेदों में नहीं माना गया है, आप समझ रहे हैं। वेदों के बाद जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं हमारे समाज में, उसने माना है, वेदों ने नहीं माना है। वेदों ने तो स्त्रियों को असीम सामर्थ्य वाली कहा है। कल ही मैं ऋग्वेद को देख रहा था, तो ऋग्वेद में मुझे एक ऐसे उदाहरण, कई उदाहरण मुझे विवरण मिले। तो उसी संबंध में इस चीज को समझिए कि जो ये लैंगिक असमानता है, ये लैंगिक असमानता लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, समाज द्वारा परिभाषित पुरुष और स्त्रियों के कार्य और व्यवहार को यह परिभाषित करता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लैंगिक असमानता का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहां लैंगिक तौर पे असमानता पाई जा रही है। देखिए, ये जो भारत है एक तरफ आर्थिक राजनीतिक प्रगति की ओर अग्रसर है, दूसरी तरफ हम लैंगिक असमानता जैसी समस्या से भी जूझ रहे हैं। ये लैंगिक असमानता आप एक परिवार के स्तर पे देख सकते हैं, आप एक समाज के स्तर पे देख सकते हैं, आप एक विविध रूपों में देख सकते हैं। आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि घर में कुछ काम बटे होते हैं कि कुछ काम महिलाएं करेंगी और कुछ काम पुरुष करेंगे। आप जब खेतों पे काम करने के लिए जाते हैं तो आप लोग इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते होंगे कि जो पुरुष श्रमिक हैं उनको आप लोग ज्यादा एक दिन की मजदूरी देते हैं और जो महिला श्रमिक हैं उनको अपेक्षाकृत कम मजदूरी मिलती है। इसी तरीके से ये जो लैंगिक असमानता का रूप है ये हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो एक वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक बनाया गया, ये जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, ये सूचकांक ये बताता है कि हमारे यहाँ पे ये जो लैंगिक असमानता का स्तर क्या है। इसमें
4 चीजों का यह परीक्षण करता है। जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक भागीदारी और अवसर प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 2, उनको शैक्षिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 3, क्या उनको स्वास्थ्य संबंधी चीजें प्राप्त हो रही हैं। नंबर 4, क्या उनको राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी उनकी हो रही है। ये सूचकांक 0 से 1 तक का इंडेक्स देता है, एक नंबर देता है। सबसे पहली बार वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था। तो ये लैंगिक सूचकांक है, इसमें 0 जब किसी देश का होता है तो उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से लैंगिक असमानता, और 1 होता है तो उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से लैंगिक समानता। तो जो भारत का जो वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2020 में है वो 0.91 है, और इसके साथ में भारत 112 स्थान पे रहा है, यानी कि भारत का स्थान 112 है। तो और जैसे कि इस सूचकांक के जैसे कि अन्य जो मानक माने गए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के आधार पे भारत का 150वां स्थान था, आर्थिक भागीदारी अवसर में महिलाओं के संबंध में 144वां स्थान था, शैक्षिक अवसरों के संदर्भ में 112वां स्थान था, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी के मामले में भारत को 18वां स्थान प्राप्त था। ठीक है, और इस सूचकांक में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव करने वाला देश बताया, और यमन, इराक और पाकिस्तान का प्रदर्शन इसमें सबसे खराब रहा है। यमन का 153, इराक का 152 और पाकिस्तान का 151 रहा है। तो एक WEF के अनुसार, WEF ने ये बताया, यानी कि WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो WEF ने इस चीज का अध्ययन किया, और इस चीज का अध्ययन करने के बाद में बताया कि विश्व में फैली हुई इस लैंगिक असमानता को दूर करने में संपूर्ण विश्व के बारे में है लगभग 99 से 100 वर्ष लगेंगे, जबकि जब पिछली बार रिपोर्ट आई थी तो यह अवधि 108 वर्ष अनुमानित की गई थी। यानी कि हम तेजी के साथ साथ लैंगिक समानता की ओर विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहे हैं। अब आप लैंगिक असमानता के कारक देखिए क्या क्या हैं। ठीक है, हमारी लैंगिक असमानता के कारक है हमारी पितृसत्तात्मक मानसिकता। ठीक है, हम पितृसत्तात्मक परिवार में रहते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे 2 मुद्दे जिन्होंने हमारे यहाँ लैंगिक असमानता को कम करने का काम किया, या जिन्होंने हमारे यहाँ लैंगिक असमानता की पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित किया, जैसे कि सबरीमाला और 3 तलाक का मुद्दा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और समझिएगा कि समाज में हमारी इस मानसिकता में धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का आधार क्या है? इस परिवर्तन के आधार को हमने जो अभी 2 मुद्दे हुए हैं उन 2 मुद्दों के आधार पे समझ सकते हैं। जैसे कि बंबई में हजरत हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में और 3 तलाक के संबंध में, यानी कि इन संवेदनशील मुद्दों पे सरकार और न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका हक प्रदान किया गया। और दूसरी चीज है कि हम राजनीतिक सशक्तिकरण, हम पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ अन्य उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रबंध करके उनके सशक्तिकरण के बारे में एक नीति बना सकते हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत का चुनाव होंगे तो पंचायत के चुनाव में आप लोग देखते हैं कि कुछ जो सीटें होती हैं वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो उनको महिला सीट कह दिया महिला सीट के रूप में आप लोग जानते हैं। इसी संबंध में अभी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था पंचायत। वो ग्रामीण परिवेश पे बनी हुई थी। उस ग्रामीण परिवेश में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से एक महिला प्रधान रहती है, लेकिन उसका कोई खास इंटरफेयर उस गांव के विकास में नहीं होता। जो उनके पति होते हैं वो प्रधान पति के रूप में कार्य करते हैं, और धीमे धीमे उनको अपनी इस स्थिति का आभास होता है और वो सशक्त होने की
कोशिश करती हैं और अंततोगत्वा वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पे अपने पंचायत के ऑफिस में झंडा भी फहराती हैं और राष्ट्रगीत भी गाते, राष्ट्रगान भी गाती हैं, जनगण मन, है ना। तो इस तरीके से जो चीजें हैं उनको बदलता हुआ इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो शैक्षिक रूप से असमानता है, राजनीतिक रूप से असमानता है और सामाजिक रूप से महिलाओं में जो असमानता है, ये असमानता एक तरीके से एक साथ काम करती है। इस चीज को समझने की कोशिश है और इस बात को समझने की कोशिश है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आप जानते होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र, इस प्रकार की योजनाएं। तो आप लोगों को इस जो अपनी मानसिकता है, समाज की मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है। जैसे कि समाज में कुछ तथ्य ऐसे प्रचलित हैं, जैसे महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमजोर होती हैं, ये एक प्रकार की भ्रांति है। आप लोगों को इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए कि महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर विभेद नहीं है, ठीक है, बल्कि प्रकृति द्वारा दी गई एक विशिष्टता है जिनमें से कि समाज का सद्भाव और सृजन निहित है। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को इस संदर्भ में कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लीजिए। विनीता शर्मा, दिलीप प्रसाद, जानकी प्रसाद, कृष्णा जी, कुमारी बबीता, मनीषा, पीके, रोशन, हाँ, तो धीमे धीमे उसके लिए नीतियां बनाई जाएंगी, उसको दूर करने की कार्रवाई की जाएगी। हमने बताया ना। देखिए, ये एक मानसिक, हमने बताया ना, समाज जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी तब तक किसी भी चीज को सिर्फ नीतियां बना करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज को इसके लिए जागृत होना होगा और जागृत, जैसे कि समाज जागृत हुआ पल्स पोलियो को दूर करने के लिए, उसी तरीके को समाज को अपनी तरफ से पहल करना होगा। जब तक सब लोग पहल नहीं करेंगे तो इस चीज का पूर्ण रूपेण उन्मूलन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। स्वीट, जयदीप जी, स्वीटी कुमारी, ठीक है, हम आज के अपने व्याख्यान को इसी जगह पे समाप्त करते हैं।